नमस्कार, खबर दमदार में आपका स्वागत है। मैं हूं शीनम शर्मा। सबसे पहली खबर लखनऊ से। पुलिस ने 2 साइबर ठगों को अरेस्ट किया है। महिलाओं को डिजिटल अरेस्ट कर 56 लाख रुपए इन्होंने ठगे थे। 22 दिन तक महिला को डिजिटल अरेस्ट इन्होंने किया और कब्जे से 7 मोबाइल इनके बरामद हुए हैं। 1,70,000 कैश भी मिला। ठगी की रकम से खरीदी गई कार भी बरामद हुई है। 5 खातों में 10 लाख से ज्यादा रुपए फ्रीज भी इनके कराए गए हैं। 10,50,000 रुपए फ्रीज कराए गए हैं। इसी तो डेटाबेस मिलता है कि ये लोग मेनली ऐसा टारगेट करता है कि जिसके पास पैसा होगा और जो मेनली बुजुर्ग लोग होता है और थोड़ा नया यंग लोग होता है, ताकि इन लोगों को डरा सके, धमकाए और इनको ऐसा स्ट्रेस में लगाते हैं। ये लोग एक्चुअली क्या होते हैं, प्रॉपरली ट्रेंड होता है, इनको पता है कि पुलिस जैसे कैसे बात करना होता है और इन लोग ऐसा धमकाता है कि आप अगर इन लोगों को बताता है कि आप एक एकांत जगह पर बैठिए और कहीं हिलना नहीं और जो हम बोलते हैं वही करिएगा। तो इतना इन लोगों को स्ट्रेस देता है कि वो लोग स्ट्रेस में आके पूरा संपत्ति जो भी है इन लोगों के पास सेविंग्स है सब पैसा बेच देता है। और लखनऊ से अगली खबर, साइबर हाइट्स टावर का छज्जा गिरा। छज्जा गिरने से एक युवक की मौत हो गई। तेज बारिश के चलते हादसा हुआ है और आईजीपी के पास है साइबर हाइट्स टावर। तो तेज बारिश के चलते ये हादसा हुआ। जो छज्जा यहाँ पर गिरा है साइबर हाइट्स टावर का, और छज्जा गिरने से एक युवक की मौत भी हो गई है। ये बड़ी जानकारी जो मिल रही है, मौत का भी ये मामला सामने आया यहाँ पर। और साइबर हाइट्स टावर था जहाँ पर ज़्यादा बारिश होने के चलते छज्जा गिर गया। ऋषभ मणि त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। ऋषभ मणि, और क्या जानकारी मिल रही है? खबर से जुड़ी एक युवक की मौत भी हो गई है, क्या और भी कुछ नुकसान हुआ है यहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए 2 लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं और एक कार 2 बाइक वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं जो उसके नीचे पार्क थी। रवि के बारे में बताया जाता है साइबर हाइट्स में ही एक निजी कंपनी में वो काम करता था। विभूति खंड में साइबर हाइट्स टावर जो है, इसमें तमाम जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, जो रियल एस्टेट की कंपनीज हैं, कंसल्टेंट कंपनीज हैं, उनके दफ्तर हैं। और तेज बरसात आज राजधानी लखनऊ में हुई है। शायद उस बरसात का ही असर था कि अचानक ये छज्जा गिर गया। उस छज्जे के नीचे कई लोग खड़े थे, लेकिन वो हिस्सा एक बड़ा हिस्सा जो कंक्रीट का था वो सीधे रवि के ऊपर गिरा है। वो उसमें दब भी गया था। हालांकि वहां जितने लोग मौजूद थे उन्होंने ही रवि को निकाल दिया और बिल्कुल पास में 100 मीटर की दूरी पर ही लोहिया अस्पताल है, वहां उसको तुरंत ले भी गए, लेकिन बताया जा रहा है कि रवि की मौत हो गई है इसमें। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए आपका, ऋषभ मणि त्रिपाठी। बढ़ते हैं आगे। अमेठी से अगली खबर, तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आगे बढ़ते हैं। अमेठी की खबर हमने आपको बताई, तो वहीं हरदोई में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है और बाइक पर 2 लोग सवार थे जहां पर हादसा हुआ। लेकिन उससे पहले अमेठी की एक खबर, जहां पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक में सवार युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई और कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अगर हिमाना आए होते तो गाड़ी आई होती। तो अमेठी में तेज रफ्तार का कहर, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और हरदोई में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक पर 2 लोग सवार थे और बाइक पर सिपाही अपनी पत्नी के साथ ड्यूटी पर जा रहा था। उसी दौरान हादसा हुआ और हादसे में पत्नी की मौके पर मौत हो गई। पति गंभीर रूप से घायल हुआ। फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
गाजियाबाद में एक डिलीवरी बॉय के साथ हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी की थी। इस घटना की रिपोर्ट 23 जुलाई को दर्ज की गई। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ युवक सामान डिलीवरी करने का काम कर रहे थे और लड़के को रास्ते में रोककर मीट की डिलीवरी करने पर अभद्रता करते और नाराजगी जताते नजर आ रहे हैं। सामान को मंगवाने वाली महिला को लेकर भी हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने अभद्र टिप्पणी की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी मनोज वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। ब्लिंकिट के शोरूम के मैनेजर द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें कि उन्होंने बताया कि मनोज वर्मा नाम का एक व्यक्ति उनके स्टोर पर आया था और बिना किसी प्राधिकार के उसके द्वारा वहां पर उनके साथ गाली गलौज की गई व स्टोर को बंद करने की धमकी दी गई। इस तहरीर का संज्ञान लेते हुए तत्काल ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। मनोज वर्मा को हिरासत में ले लिया गया है व इस पूरे प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगरा धर्मांतरण मामले में अब पुलिस नए खुलासे कर रही है। आरोपियों से पूछताछ में कई बड़ी बातें पुलिस के सामने आई हैं और इस गैंग का इंडिया के अलावा नेपाल और भूटान में भी नेटवर्क था। इस गैंग के कुछ शातिर सदस्य नेपाल और भूटान में भी हैं, जो वहां पर बैठकर इनकी मदद किया करते थे। अभी तक पुलिस इस मामले में 14 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है, जिसमें इस गैंग का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान और उसके 2 बेटे भी शामिल हैं। पुलिस की पूछताछ में अब्दुल रहमान ने कई चौंका देने वाले खुलासे किए हैं। रहमान ने बताया है कि देश के अलग अलग राज्यों के अलावा नेपाल और भूटान के भी लोग शामिल हैं। जांच में ये पता चला है कि इस गैंग के तार नेपाल और भूटान के अलावा कनाडा, अमेरिका और दुबई जैसी कंट्रीज के साथ भी जुड़े हुए हैं। नेपाल हो, भूटान हो या फिर कोई दूसरी अदर कंट्रीज, वहां पर भी इस गैंग के लोग रहते थे और वहां पर भी अलग अलग समाज के लोगों को मुसलमान बनाने का काम जोर शोर से होता था। हालांकि इंडिया में इस गैंग का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस पूछताछ में अब्दुल रहमान ने बताया कि जिस तरीके से देश में हिंदू लड़के लड़कियों को मुसलमान बनाने का काम होता था, उसी तरह से इनके कुछ साथी नेपाल में, भूटान में और कई दूसरी ऐसी कंट्रीज हैं, वहां पर भी थे। आगरा धर्मांतरण केस में देहरादून की एक पीड़ित लड़की ने बड़े खुलासे किए हैं। आगरा पुलिस के संपर्क में आई देहरादून की लड़की ने बताया है कि अब्दुल रहमान और आयशा पहले सोशल मीडिया पर लड़कियों से दोस्ती करते थे और फिर लव जिहाद का शिकार बनाते थे। अब्बू तालिब नाम के शख्स ने युवती से फेसबुक पर संपर्क किया था। भरोसा जीतने के बाद प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराया गया। अब्बू तालिब ने ही इस युवती को आयशा से मिलवाया था। आयशा ने युवती को अब्दुल रहमान से मिलवाया था। अब्दुल ने लड़की को लग्जरी लाइफ का लालच दिया था। युवती को धर्म परिवर्तन के बाद नाम की लिस्ट भी दी गई थी। धर्मांतरण के बाद लड़की का नाम मरियम रखा गया था। शातिर आयशा सेकंड हैंड या फिर पेड फोन का इस्तेमाल किया करती थी। धर्मांतरण के बाद लड़कियों को भी कीपैड मोबाइल और फर्जी सिम दिया जाता था। उसने मुझे शादी के लिए फोर्स किया, तो तब से हमारी बात होती थी 2019 से। फिर उसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी फैमिली से भी कांटेक्ट कराया, अपनी सिस्टर सुमैया से और सफ़िया से। और फिर उसके बाद उसने मेरा आयशा से कांटेक्ट कराया, अब्दुल रहमान से कांटेक्ट कराया। और आयशा ने फिर मेरे घर की स्थिति जान के मुझे सेफ़ प्लेस और सारी चीज़ें का लालच दिया कि आपको और अच्छी जगह पे रहने का और सारी चीज़ें कर सकते हैं अरेंजमेंट, बस उसके लिए आपको इस नाम एक्सेप्ट करना होगा और मतलब दूसरी, तीसरी, चौथी वाइफ बनना होगा किसी की। और तब इसी वजह से आप पे इन्वेस्ट किया जाएगा, अदरवाइज़ आप पे कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आगरा में अवैध धर्मांतरण का विरोध तेज हो गया है। हिंदूवादियों ने छात्राओं को जागरूक करने के लिए स्कूल के बाहर पाठशाला लगाई, बच्चों को चंदन लगाया, हाथ में कलावा बांधा और त्रिशूल दिया। इस दौरान लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रत्येक समाज के अंदर प्रत्येक जगह पे इसका अखबार और मीटिंग की जा रही है कि हम अपने बच्चों को कैसे बचाएं। जो आने वाला समय है, तुम्हारे छोटे बच्चे आगे जाके जाल में फंसेंगे, उनको लेकर जगह जगह मीटिंग हो रही हैं। और साथ ही साथ जो सिंडिकेट का खुलासा हुआ है, अब जो होना है, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो गैर समुदाय के हैं वो पहले हिंदू थे,
वो पहले हिंदू थे। कौन सी ऐसी वजह है कि जिनको उनको उस समय पे धर्म परिवर्तन करना पड़ा? कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है और गंभीर विषय है। और मुजफ्फरनगर से अगली खबर, पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा। सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने पर कार्रवाई की गई है। सोशल मीडिया पर देश विरोधी पोस्ट की गई थी। यूएपीए एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया। अब तक 10 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है। हाथरस में विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारियों ने डीएम के जरिए राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया है। हाल ही में नगला खमरिया गांव में विश्व हिंदू परिषद ने मुस्लिम समुदाय पर हिंदुओं के खिलाफ सुनियोजित तरीके से साजिश रचने और देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का आरोप लगाया था। ज्ञापन में लिखा गया है कि मुस्लिम समुदाय ने हिंदू युवक को झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवाया। परिषद ने दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। फतेहपुर में 3 लड़कों पर किशोरी से गैंगरेप करने का आरोप लगा है। दरिंदों के चंगुल से जान बचाकर भागी किशोरी ने पड़ोसी महिला को घटना के बारे में बताया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और पीड़िता की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हरदोई में सर्राफा दुकान में चोरी हुई है। पुरानी गल्ला मंडी के पास दुकान में 2 महिलाएं नाक की कील देखने के बहाने पहुंची और मौका पाकर सोने की कील का एक पत्ता चुरा लिया। पूरी घटना दुकान में लगे हुए सीसीटीवी में कैद हो गई। दुकानदार ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। कानपुर में मोतीलाल कश्यप की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। सोमवार को अज्ञात शव झाड़ियों में मिला था और पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है और जांच में पता चला है कि मृतक का इलाके के ही सोनू पंडित से रुपए के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। उसी के चलते आरोपी सोनू ने पहले मृतक को शराब पिलाई, फिर भारी पत्थर से उसके सिर पर वार कर दिया और हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बाद में उसकी पहचान मोतीलाल के कश्यप के रूप में हुई थी। आज उस पे जो है हमारी टीमें काम कर रही थी। आज पनकी थाना पुलिस ने अपराधी जो उसका आरोपी था सोनू पंडित, उसको गिरफ्तार किया है। इन दोनों के मध्य में पैसे के लेन देन का विवाद था। पूर्व में जो है सोनू पंडित ने उसको पैसे दिए हुए थे। उस दिन सुबह से ही ये दोनों साथ थे और रात में भी जो है साथ में रहे और आपस में जो है मतलब करते रहे। कौशाम्बी में महिला कांस्टेबल के पति ने थाने के आवासीय परिसर में फांसी लगा ली। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। आपको बता दें कि कानपुर के बलराम की पत्नी अनीता देवी हेड कांस्टेबल के पद पर कोखराज थाने में तैनात है। इन दिनों वो थाना परिवार में बने आवास में रहती है। महिला हेड कांस्टेबल अनीता के साथ उनका पति बलराम और 2 बेटे रहते थे। अनीता का पति बलराम शराब का आदी था। घटना से पहले भी दोनों के बीच इस बात को लेकर झगड़ा हुआ था। फिलहाल मामले को लेकर जांच जारी है। सूचना मिली थाने को, थाने वाले उसको तत्काल हॉस्पिटल भी ले गए थे जहां पे उसे मृत घोषित किया गया। इसमें पंचनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई हो रही है और जो वहाँ पे और लोग भी थे आस पड़ोस में, उन्होंने बताया कि ये जो इनका पति था अनीता का शराब का आदी था और आए दिन झगड़ा करता रहता था और शराब के नशे में ही उसने यह अपना आत्महत्या किया उसने। बुलंदशहर में एक व्यक्ति अपने बैग में 8,50,000 रुपए नकदी लेकर घर से निकला था। तभी रास्ते में बैग फटने के कारण सभी पैसे रास्ते में गिर गए। जब युवक को पता चला कि बैग में पैसे नहीं हैं, तभी उसने जाकर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया। जहांगीरपुर थाना पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए खोजबीन शुरू की। गश्त के दौरान सड़क के किनारे एक थैला मिला जिसमें 8,50,000 रुपए की नकदी मिली। वहीं पैसे मिलने पर युवक ने पुलिस का आभार जताया है। करीब 8.5 लाख रुपए बैग में लेकर जा रहा था। इस दौरान वो पैसा गुम हो गया
तत्काल जहांगीरपुर पुलिस टीम ने मौके पे छानबीन करते हुए उसका पूरा पैसा जो है अपने अथक प्रयास से खोज निकाला और करीब 8.5 लाख रुपए उसको वापस कराए। क्या पुलिस टीम को कोई पारितोषिक दिया जा रहा है इस मामले में? इस संबंध में थाना जहांगीरपुर से रिपोर्ट मांगी गई है ताकि जिन पुलिसकर्मियों ने इस प्रयास में उसके पैसे वापस कराए हैं खोजकर। सुल्तानपुर में एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष की टिप्पणी के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली पर कांवड़ियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगा है। शौकत अली के बयान के विरोध में कटका क्लब, सामाजिक संस्था, परशुराम युवा वाहिनी, मिशन चौक और अन्य संगठन के संयुक्त नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। सिटी मजिस्ट्रेट और एडिशनल एसपी से मुलाकात की गई। शौकत अली के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। ओबीसी सम्मेलन में जाति जनगणना पर राहुल का बड़ा बयान सामने आया है। मैं उस गलती को अब सुधारना चाहता हूं, ये कहा गया है राहुल गांधी की ओर से। जहां पर कांग्रेस शासन में जाति जनगणना ना कराना गलती है, ये राहुल गांधी की ओर से कहा गया। और तेलंगाना की जाति जनगणना हिला देने वाली है, ये भी कहा गया। साथ ही कहा गया कि ओबीसी के मुद्दों को समझना आसान नहीं है। मेरी रिग्रेट क्या है कि अगर मुझे आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपकी इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना करा देता। वो निकल गया और मैं स्टेज से कह रहा हूं, वो गलती है मेरी, और कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं है, मेरी गलती है। और इस गलती को मैं ठीक करने जा रहा हूं। वहीं राहुल गांधी ने ओबीसी के मुद्दे पर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ओबीसी के इतिहास को बीजेपी और आरएसएस ने जानबूझकर मिटाया है। मनुवादी ओबीसी के दुश्मन हैं। मगर अगर आप ओबीसी से पूछो कि भैया आपकी हिस्ट्री क्या है, आप जवाब नहीं दे पाते हो। इसका कारण है आपकी हिस्ट्री को आरएसएस और बीजेपी ने मिटाया है। आपकी हिस्ट्री को, जो देश की उत्पादक शक्ति की हिस्ट्री है, उसको आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर मिटाने का काम किया है। यह जानबूझ के मिटाया गया है, क्योंकि जिस दिन आप अपनी हिस्ट्री समझ जाओगे, उस दिन आप समझ जाओगे कि आरएसएस आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और आरएसएस ने ही आप पर आक्रमण किया है, और ये कोई नई बात नहीं है, ये हजारों साल से आक्रमण कर रहे हैं आप पे, मनुवादी वही। और ये हर लेवल पे होता है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। ब्रजेश पाठक बोले, राहुल गांधी पूरी तरह से दिग्भ्रमित हो गए हैं। राहुल गांधी कुछ लोगों की सलाह पर चल रहे हैं। राहुल गांधी जनता से पूरी तरह कट ऑफ हो गए हैं। राहुल गांधी जी पूरी तरह से दिग्भ्रमित हैं। जनता उन्हें नकार चुकी है, केवल किताबी ज्ञान तक और कुछ लोगों की सलाह पर निर्भर हैं। जनता से उनका पूरी तरह से वो कट ऑफ हो चुके हैं। कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव ने साधु संतों को राजनीति में ना उलझने की नसीहत दे डाली। अखिलेश यादव ने कहा है कि संत स्वामियों से कहूंगा कि राजनीति में ना उलझे। पहले मनु महाराज आए थे, जो गड़बड़ी की थी उसे सुधारे, तभी वो हमारे संत और प्रभु होंगे। मैं सभी संत स्वामियों से कहूंगा कि राजनीति में मत उलझो, क्योंकि देखिए, एक मनु महाराज आए, सब गड़बड़ करा धरा उनका है, तो इसलिए मनु महाराज ने जो गड़बड़ किया उसको सुधारें, तब तो वो संत महान और प्रभु हमारे होंगे। अगर वो मनु महाराज वाली गड़बड़ी को भी दोहराएंगे तो हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। आपकी मस्जिद जाने पर डिप्टी सीएम ने आपकी पार्टी का नाम नवाज वादी रख दिया, तो अभी उसी नाम को कहते हैं। ये जो डिप्टी सीएम है, इनको कई बार डपट पड़ चुकी है, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे। इनके अस्पताल में कुत्ते 6वें फ्लोर पे घूम रहे हैं, सोचिए 3rd फ्लोर पे
सोचिए, आप अपने विभाग में ध्यान नहीं दे रहे हैं, कहीं दवाई नहीं, इलाज नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर आज ऊर्जा विभाग के ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की। लगातार मिल रही बिजली कटौती की शिकायतों की मुख्यमंत्री ने समीक्षा की। बैठक में बिजली विभाग से जुड़े सभी बड़े ऑफिसर शामिल हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लापरवाही करने वाले ऑफिसर्स की जवाबदेही तय करने और कठोर कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि ट्रिपिंग, ओवर बिलिंग और अनावश्यक कटौती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम योगी ने बिजली ऑफिसर्स को क्लियर किया है कि न पैसे की कमी, न बिजली की और न ही संसाधन कम है। व्यवस्था को सुधारें वरना कार्रवाई तय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली आपूर्ति की फील्ड रियलिटी का लेखा जोखा तलब किया है। बिजली अब सेवा नहीं है, सिर्फ सेवा नहीं है, बल्कि आम आदमी की जरूरत है, भरोसे से जुड़ा विषय है। यूपी में कृषि श्रमिकों को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दे दिया है। योगी सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई है। अब 252 रुपये प्रति दिन मजदूरी मिलेगी। पशुपालन, मधुमक्खी पालन, कृषि श्रम की श्रेणी में मजदूरी बढ़ाई गई। मशरूम उत्पादन भी कृषि श्रम की श्रेणी में शामिल है और प्रति घंटे मजदूरी की न्यूनतम सीमा भी तय की गई है। ज्यादा मजदूरी पाने वालों को लाभ बरकरार रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के दूसरे सबसे ज्यादा दिनों के कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री हो गए हैं। पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी के कार्यकाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इंदिरा गांधी 4077 दिन तक देश की प्रधानमंत्री रही, जबकि प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी का कार्यकाल 4078 दिनों का हो गया है। पीएम मोदी सबसे लंबे कार्यकाल वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री हो गए हैं और प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का है। नेहरू का कार्यकाल 6130 दिनों का रहा। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी का कार्यकाल नॉन स्टॉप यानी कि लगातार रहा है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश की जनता ने भरोसा जताया है। सीएम योगी ने भी पीएम मोदी को बधाई दी है। सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, पीएम मोदी की 4078 दिन की अखंड राष्ट्र सेवा कर्तव्य की कालजयी साधना बन चुकी है। पीएम मोदी का हर फैसला मां भारती के वैभव को समर्पित है। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना साकार हो रही है। ये यात्रा लोकतंत्र की विजय गाथा है। यूपी के 25 करोड़ लोगों की ओर से पीएम मोदी का अभिनंदन। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।